जय हिंद दोस्तों। आज देखने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 फिजिक्स का मॉडल सेट और इसका ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। कुल मिला के 70 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, तो शुरू से अंत तक बने रहिए। सब आपका वीवीआई क्वेश्चन है और इसी से आएगा फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक ना। पक्का ये आपको रट लेना है, ठीक ना। तो चलिए आप लोगों के सामने ऑब्जेक्टिव लाते हैं, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव। हाँ, देख लीजिए। और ये सब ऑब्जेक्टिव मैं पहले भी ही करा दिया हूँ। जैसे कि आप लोगों को बता दूँ कि चैप्टर वाइज, ठीक ना, चैप्टर वाइज में ये सब ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन बैंक, ठीक ना, क्वेश्चन बैंक में ये सब ऑब्जेक्टिव मैं पहले ही कराया हूँ। अगर आपको याद है तो आप लोग आंसर कमेंट करते जाइएगा। मैं आप लोगों को 3 सेकेंड का या 5 सेकेंड का मौका देता रहूँगा, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक होता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक, याद करो हम चैप्टर 2 से या 3 में ये क्वेश्चन हम बताए हैं। ऑप्शन नंबर ए कूलम्ब मीटर, ऑप्शन नंबर बी कूलम्ब मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी कूलम्ब पर मीटर, ऑप्शन नंबर डी कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। तो चलिए आप लोग जल्दी जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए। तो देख लीजिए, इसका सही आंसर है कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 का बी, ठीक ना। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एब्सोल्यूट का मान होता है। एब्सोल्यूट का मान कितना होता है। ए नंबर कह रहा है 8.85 गुने 10 पर पावर -12 फैराड पर मीटर। ऑप्शन नंबर बी 8.85 गुने 10 पर पावर -13 फैराड पर मीटर। ऑप्शन नंबर सी 8.85 गुने 10 पर पावर -16 फैराड पर मीटर। ऑप्शन नंबर डी 8.85 गुने 10 पर पावर -20 फैराड पर मीटर। तो बताइए एब्सोल्यूट का मान कितना होता है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा 8.85 गुने 10 पर पावर -12 फैराड पर मीटर। ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। और ये सब पहले ही मैं बता दिया हूँ, ठीक ना। ये सब ऑब्जेक्टिव मैं पहले ही करा दिया हूँ, ठीक ना। तो आप लोगों को अगर याद है तो कमेंट करिए या देखते जाइए आंसर। चलिए अब देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर कह रहा है, देख लीजिए, आवेश Q से R दूरी पर विद्युतीय तीव्रता के मान के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। अब बताइए, ये विद्युत तीव्रता का मान तो हम निकाले हैं, ये व्यंजक हम प्रूव करके दिए हैं और ये 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल के बताए हैं आप लोगों को, ठीक ना। तो देख लीजिए ऑप्शन, डायरेक्ट इसका आंसर हम बोल देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन बटे Q/R²। अब देखिए हम बताए होंगे कि Q/R², इस टाइप से, क्योंकि देख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन जो होता है वो K का मान होता है, ठीक ना। और Q/R² ये हो गया, यानी कि Q/R², ठीक है। यहाँ तक कोई समझ, सबको समझ में आ गया। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। विद्युत फ्लक्स यानी कि आपको हम बताएं विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखें तथा गॉस के प्रमेय को सिद्ध करें। तो गॉस के प्रमेय से कौन सा फार्मूला निकला था, यानी कि जब उसको सिद्ध किए थे क्या निकला था, वही यहाँ पर पूछ रहा है। तो देख लीजिए क्या ऑप्शन दे दिया है, Q गुने एप्सिलॉन Q एप्सिलॉन, ऑप्शन नंबर बी Q/एप्सिलॉन, ऑप्शन नंबर सी एप्सिलॉन/Q, ऑप्शन नंबर डी Q² हम डायरेक्ट आपको लोगों को बताए थे गॉस का प्रमेय। गॉस के प्रमेय से ये हम
प्रूव किए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यू बाय एब्सोल्यूट, 4 का बी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर देख लीजिएगा, कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक। अब ये भी 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है ना। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की विद्युत विभव का व्यंजक, ये भी 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक ना। तो ये भी मैं बताया हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, देख लेना, ठीक ना। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक और विद्युत विभव का व्यंजक दोनों बताया हूँ, और दोनों कभी ये पूछ लेता है विभव तो कभी पूछ लेता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति दोनों में से कोई एक पूछता है, ठीक ना, हर बार। तो आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, देख लीजिए। इस पर भी आप लोग को अगर याद है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर ही बता देता हूँ, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आवेश संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। आवेशों का योग होता है, ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1 म्यू कूलम, ऑप्शन नंबर सी 1 कूलम, ऑप्शन नंबर डी अनंत। क्या होता है, तो ये हो जाएगा 0, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए 0, ठीक ना। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है आवेश का बीमा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आवेश का बीमा होता है। तो देखिए आवेश का जो बीमा होता है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। एटी, ऑप्शन नंबर बी एटी इनवर्स, ऑप्शन नंबर सी ए इनवर्स टी, ऑप्शन नंबर डी एटी स्क्वायर। तो आवेश की बीमा क्या होता है, तो आवेश का बीमा हो जाता है एटी, ठीक है ना, एटी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देख लीजिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। वोल्ट पर मीटर किस भौतिक राशि का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए विद्युतीय फ्लक्स, ऑप्शन नंबर बी विद्युतीय विभव, ऑप्शन नंबर सी विद्युतीय धारिता, ऑप्शन नंबर डी विद्युतीय क्षेत्र। तो वोल्ट पर मीटर किसका मात्रक होता है, तो वोल्ट पर मीटर होता है विद्युतीय क्षेत्र का एसआई मात्रक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आपेक्षिक परावैद्युतता का मात्रक है। आपेक्षिक परावैद्युतता का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग बताइए जल्दी से सबर। तो देख लीजिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई नहीं है आपेक्षिक परावैद्युतता का मात्रक, ठीक ना। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। ऐसा करके ऑप्शन में आप लोग दे दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर, ठीक ना। चलिए 10 नंबर देखते हैं। आप देख लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन ये भी हम बताए हैं समांतर क्रम में, समांतर पट संधारित्र भी बताए हैं, ठीक ना। तो उसी में ये भी आ जाता है। देख लीजिए 2 समान धारिता सी वाले संधारित्र को जब समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होगी। 2 समान धारिता सी वाले संधारित्र को जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उसकी धारिता क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए 2C, ऑप्शन नंबर बी सी, ऑप्शन नंबर सी C/2, ऑप्शन नंबर डी 1/2C। क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर है समांतर क्रम, ठीक ना। तो समांतर क्रम में हो जाता है 2C, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये सब ऑब्जेक्टिव मैं पहले ही करा दिया हूँ। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देख लीजिए म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। न्यूनतम विचलन कोण पूछा जा रहा है, तो न्यूनतम विचलन कोण हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी μ-1
ए, ठीक ना। अब देखिए ए जो होगा ये दोनों से गुना भी हो सकता है, तो कभी कभी यहाँ पर लिखा भी रह सकता है म्यू ए माइनस ए, ऐसे करके लिखा भी रहता है, ठीक ना। तो आप लोग वहाँ पर अच्छे से ऑप्शन देख लेना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सूर्य के प्रकाश का वर्ण क्रम होता है। 12 नंबर क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा। कह रहा है सूर्य के प्रकाश का वर्ण क्रम होता है। ऑप्शन नंबर ए सतत, ऑप्शन नंबर बी रैखिक वर्णक्रम, ऑप्शन नंबर सी काली रेखा का वर्णक्रम, ऑप्शन नंबर डी काली पट्टी का वर्णक्रम, ठीक ना। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सतत। सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम क्या होता है? सतत होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अभी तक 12 क्वेश्चन हुआ है, 12 हुआ क्वेश्चन मैं पहले ही बताया हूँ। चलिए अब देखते हैं 13 नंबर। कह रहा है सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता। ये आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे कि आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला आप लोग निकाले होंगे। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट बोल देता हूँ कि आवर्धन क्षमता का क्या निकला था, आप लोग को 10th में तो पता होगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा माइनस एफ ओ वाई एफ ई, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित में किस का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? ऑप्शन नंबर ए कांच, ऑप्शन नंबर बी पानी, ऑप्शन नंबर सी लोहा, ऑप्शन नंबर डी हीरा। तो किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो होता है हीरा का। और हीरा का अपवर्तनांक होता है, आप लोग समझ गए होंगे कितना होता है, 2.42। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कितना होता है, हम सही बोले हैं कि गलत। हो सकता है गलत भी हो सकता है, लेकिन 2.42 फिक्स है, ठीक ना। इतना होता है हीरा का आवर्तनांक, इसलिए सबसे अधिक होता है इसका ही। चलिए अब देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है फ्रिंज की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में कौन सा सूत्र सही है? फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र, और फ्रिंज की चौड़ाई भी 5 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक ना। ये सजेस्टेड क्वेश्चन में मैं दिया हूँ, ठीक ना। तो देखिए फ्रिंज का चौड़ाई का जो सूत्र होता है वो हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और ये भी मैं, ये तो फिक्स है कि ये मैं क्वेश्चन बैंक से ही कराया हूँ, ठीक ना। ये चैप्टर वाइज में अभी नहीं हुआ है, लेकिन क्वेश्चन बैंक जब कराए थे 2018-19 वाला, तो ये क्वेश्चन आया था। चलिए 16 नंबर कह रहा है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष ना, ऑप्शन देख लेते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 पर पावर 15, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब लिखते हैं 16 हो गया। अब 17 नंबर देख लीजिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में कौन लेंस मेकर सूत्र सही है? लेंस मेकर सूत्र ये चारों में से कौन है? 1 मिनट देखते हैं। लेंस मेकर सूत्र, इसको ये भी प्रूव करने के लिए पूछा जाता है, ठीक ना। तो लेंस मेकर सूत्र ये हो जाएगा, इसको आप लोग अच्छे से लिख लो, अच्छे से, ठीक ना। लेंस मेकर सूत्र है ये। देख लिख लिया आप लोग, देख लो, इसको लिखना है बस। चलिए अब देखते हैं 18 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित में कौन पानी के अपवर्तनांक के लिए सही है? पानी के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए म्यू बराबर 1, ऑप्शन नंबर बी म्यू बराबर 2, ऑप्शन नंबर सी म्यू बराबर 1.5, ऑप्शन नंबर डी 1.33। तो पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? तो होता है 1.33, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर कह रहा है सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है।
ये आप लोगों को 10th में भी पढ़ाया गया होगा कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है। तो इसका आप लोग कमेंट करिएगा, ये ज़रूरी है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं 20 नंबर। 20 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन कुशी का समीकरण है। अब ये कुशी ये हम नहीं किए हैं, ठीक ना। कुशी का समीकरण क्या होता है, समीकरण हो जाएगा इसमें से, ये हम नहीं कराए हैं लेकिन इसका समीकरण हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग लिख लेना, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी अच्छे से लिख लेना, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये हो जाएगा कुशी का समीकरण। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, देख लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिकिरणित प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा के लिए सही है। कौन सा प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के लिए कौन इनमें से सही है। तो इसमें से सही हो जाएगा, वो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि ये सब इम्पॉर्टेंट है और ये 2023 में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर ये सब बता दे रहा हूँ कि इस सब आप लोग को बस एक कॉपी में नोट करते जाना है। जो जो नोट नहीं करना है तो उसको मैं छोड़ ही देता हूँ, ठीक ना, नहीं बोलता हूँ, लेकिन जो जो मैं यहाँ पर घेर रहा हूँ उसको नोट करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्रकाश के लिए माध्यम के बदलने से नहीं बदलता है। माध्यम के बदलने से कौन नहीं बदलता है। ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी अपवर्तनांक, ऑप्शन नंबर सी वेग, ऑप्शन नंबर डी तरंगदैर्घ्य। तो कौन नहीं बदलता है, देख लीजिए क्वेश्चन, प्रकाश के लिए माध्यम के बदलने से नहीं बदलता है। कौन नहीं बदलता है, तो वो नहीं बदलता है पर आवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आवृत्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। कौन सा संबंध इसमें से सही है। तो देखिए कलांतर बराबर 2π/λ गुने पथांतर। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलांतर बराबर 2π/λ गुने पथांतर, ये सही है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्नलिखित में कौन विनाशी व्यतिकरण के लिए सही है। विनाशी व्यतिकरण के लिए कौन इनमें से सही है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा है कलांतर बराबर 2n π, ऑप्शन नंबर बी कलांतर बराबर 2n+1π, ऑप्शन नंबर सी कलांतर बराबर 2π, ऑप्शन नंबर डी कलांतर बराबर 3n π। तो विनाशी व्यतिकरण वो था सिर्फ व्यतिकरण, ये है विनाशी व्यतिकरण। तो कौन सा सही हो जाएगा, ये हो जाएगा कलांतर बराबर 2n+1π, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 25 देख लीजिए। कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण है। मुख्य कारण प्रकाश के रंग के लिए कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन नंबर बी वेग, ऑप्शन नंबर सी कला, ऑप्शन नंबर डी आयाम। तो प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण होता है तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तरंगदैर्घ्य, इधर उधर जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तरंगदैर्घ्य। चलिए अब देखते हैं 26, देख लीजिए बीच में कर लेते हैं थोड़ा सा। कह रहा है निम्नलिखित में कौन आवेश रहित है। आवेश रहित इनमें से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए अल्फा कण, ऑप्शन नंबर बी बीटा कण, ऑप्शन सी फोटोन कण, ऑप्शन नंबर डी प्रोटॉन। आवेश रहित, तो आवेश रहित कौन सा हो जाएगा, फोटोन कण, ठीक ना। फोटोन कण जो होता है वो आवेश रहित होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। इसमें से किसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आवेश, ऑप्शन नंबर बी विभवांतर,
ऑप्शन नंबर सी धारा, ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है कौन? तो मापा जाता है ऊर्जा, 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 ठीक ना, ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, hc/λ ना, निम्नलिखित में कौन फोटोन की ऊर्जा के लिए सही है? फोटोन की ऊर्जा के लिए कौन इनमें से सही है? ऑप्शन नंबर ए hc/λ, ऑप्शन नंबर बी hc/λ, ऑप्शन नंबर सी h/c, ऑप्शन नंबर डी λ/hc। तो कौन फोटोन ऊर्जा के लिए सही है? तो हो जाएगा hc/λ। ये तो हम पहले ही बता दिए थे फोटोन की ऊर्जा देख कर ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा है तरंग संख्या बराबर होता है, तरंग संख्या किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए 1/λ, ऑप्शन नंबर बी λ, ऑप्शन नंबर सी 2/λ, ऑप्शन नंबर डी 1/λ²। तो तरंग संख्या के बराबर कौन होता है? तो वो बराबर होता है 1/λ², ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा है निम्नलिखित में कौन संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए सही है? नाभिक की त्रिज्या के लिए इनमें से कौन सा सही है? तो नाभिक की त्रिज्या ना, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, और ये भी लिख लो आप लोग, ठीक ना, यह भी इम्पोर्टेंट है, नाभिक की त्रिज्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो अब देख लेते हैं 31 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? इनमें से कौन सा संबंध सही है? संबंध पूछा जा रहा है ना, तो ये इसका संबंध हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर डी। हाँ यही होगा, ठीक ना, इस पर थोड़ा सा हम भी कंफ्यूज हैं, लेकिन होगा तो यही होगा, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं 32 नंबर, कह रहा है